Had to tell her that I don't even need her. Told her bad bitch to keep her feet up. Making all the songs and I don't take the fees, yeah. Tell me you're my bro, but I don't even see you. यहां पर बहुत ही बड़े शब्दों में लिखा है कि वापस से मैं शुरुआत से रीड करूंगा क्योंकि मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताने हैं, क्योंकि इन वर्ड्स के बेसिस पर काफी लड़ाई मार्केट में आज की तारीख में चल रही है। कुछ नॉलेज मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। क्या मैं आपको बता चुका हूं कि लेट फीस और पेनल्टी में डिफरेंस होता है? फटाफट यस और नो बताओ। क्या मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं कि लेट फीस का नेचर क्या होता है वर्सेस पेनल्टी का नेचर क्या होता है? क्या मैं सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पेनल्टी कब लगानी है और लेट फीस कब लगानी है? लेट फीस क्या काम करके चलती है और पेनल्टी क्या काम करके चलती है? क्या आपको बहुत अच्छे से यह बात पता है? यस और नो फटाफट से चैट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको यह फंडामेंटल क्लियर है कि लेट फीस का नेचर क्या है और पेनल्टी का नेचर क्या है, कहां लेट फीस लगानी है, कहां पेनल्टी लगानी है, क्या मैं लेट फीस की जगह पेनल्टी लगा सकता हूं, क्या मैं पेनल्टी की जगह लेट फीस लगा सकता हूं, क्या ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं? फटाफट से यस और नो में आपको जवाब देना है। जी हां सर, हमें क्लियर है। हमें पता है कि इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। एक अगर नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल है, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेट फीस बिल्कुल अलग प्रोविजन है और पेनल्टी बिल्कुल अलग प्रोविजन है, दोनों का नेचर अलग है। ओके सर, परफेक्ट। अब अगर आपको यह बात समझ में आ गई तो आपको बहुत सारी चीजें यहां पर समझ में आ जाएंगी। देखो भाई साहब, लिखा है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन फलाना 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 शैल फर्निश एन एनुअल रिटर्न। क्या लिखा? शैल फर्निश एन एनुअल रिटर्न विच मे इंक्लूड मे इंक्लूड का मतलब क्यों लिखा मे इंक्लूड? शैल क्यों नहीं लिखा? यहां पर नहीं लिखा विच शैल इंक्लूड, क्या लिखा? विच मे इंक्लूड a self-certified reconciliation statement, a self-certified reconciliation statement reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year। देखो ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि हर रजिस्टर्ड पर्सन को एक एनुअल रिटर्न फर्निश करना है जिसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। होगा नहीं लिखा, शैल नहीं लिखा, मे लिखा। तो पहली चीज तो शेल और मे में डिफरेंस आ गया कि क्या हमेशा एनुअल रिटर्न के साथ में आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करना है? द आंसर इज नो, हमेशा नहीं करना। तो सर फिर कब करना है? जिसके ऊपर एप्लीकेबल है सिर्फ उसी को करना है। यानी सर ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हर एनुअल रिटर्न फर्निश वाले को सबमिट नहीं करना। द आंसर इज यस, ये सबको सबमिट नहीं करना। और मजे की बात देखो क्या लिखा है, लिखा है एनुअल रिटर्न विच मे इंक्लूड। ये इंक्लूड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट शब्द यहां पर लिखा हुआ है। इंक्लूड का मतलब क्या है कि जो आगे लिखा हुआ है ये सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब देखो दोनों में ही डिफरेंस है, यहां है स्टेटमेंट और यहां है रिटर्न। अब अगर थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस आपके अंदर है तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि सर ये रिकंसिलिएशन एक स्टेटमेंट है जो इंक्लूड होगा एनुअल रिटर्न के अंदर। मतलब क्या ये एनुअल रिटर्न का पार्ट है? ये नो फटाफट से बताओ। ये जो आपने अभी अभी रीड करा ड्राफ्टिंग लैंग्वेज, ये लैंग्वेज क्या बोल रही है? ये यही तो बोल रही है कि जो आपका सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होने वाला है, क्या वो एनुअल रिटर्न का पार्ट होने वाला है? क्या वो एनुअल रिटर्न का पार्ट होने वाला है? ये नो, यही तो बोल रहा है। शैल फर्निश एन एनुअल रिटर्न विच मे इंक्लूड अ सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यानी कि जो एनुअल रिटर्न आप सबमिट करोगे, ये दूसरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, जो एनुअल रिटर्न यानी कि जो 9 आप सबमिट करोगे, यानी कि जो GSTR 9 आप सबमिट करोगे, उस 9 के अंदर ही आपको GSTR 9C भी इंक्लूड करना पड़ेगा। करना पड़ सकता है, पड़ेगा मतलब कि अगर आप पे एप्लीकेबिलिटी है तो। मे लिखा हुआ है, मे। ओके सर, बात समझ में आ गई। यानी कि जो एक्ट है, जो स्टेच्यूट है, जो कानून है, सबसे ऊपर जिसे माना जाता है, सबसे ज्यादा इज्जत जिसकी होती है, वो ये बोल रहा है
रूल्स नहीं बोल रहे, अभी तक मैं रूल्स पर गया भी नहीं हूं। अभी मैं कहां खड़ा हूं सर? आप खड़े हो सेक्शन 44 सब सेक्शन 1, यानी आप स्टैट्यूट की बात कर रहे हो, एक्ट की बात कर रहे हो, और एक्ट अपने आप में बोल रहा है कि एनुअल रिटर्न विच में इंक्लूड। तो मुझे बताओ कि क्या जीएसटीआर 9C की खुद की अलग से कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है कानून के अंदर? क्या जीएसटीआर 9C की खुद की अलग से कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है क्या किसी प्रोविजन के अंदर? द आंसर इज नो। जीएसटीआर 9C खुद इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। विच में इंक्लूड का मतलब है कि रिटर्न का पार्ट है ये स्टेटमेंट। पहले तो ये समझो कि 9C रिटर्न नहीं है यार, आधे जने तो यही कंफ्यूज हो जाते हैं। 9C है क्या, पहले ये समझो। क्या जीएसटीआर 9C कोई रिटर्न है? द आंसर इज नो। ये क्या है? एक स्टेटमेंट, सिर्फ एक स्टेटमेंट है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपका स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज सेक्शन 37 जीएसटीआर 1। तो क्या आपका जीएसटीआर 1 रिटर्न है? जीएसटीआर 1 रिटर्न नहीं है, जीएसटीआर 1 स्टेटमेंट है, रिटर्न नहीं है। उसी तरीके से आपका जीएसटीआर 9C रिटर्न नहीं है, स्टेटमेंट है। और फिर ये मजे की बात, स्टेटमेंट पार्ट किसका है? ये पार्ट है किसका सर? ये पार्ट है जीएसटीआर 9 रिटर्न का। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इंक्लूड लिखा है कि विच में इंक्लूड, यानी रिटर्न के अंदर वो स्टेटमेंट क्या होगी? इंक्लूडेड होगी। अब इन्होंने क्या करा कि जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने गए तो इन्होंने एनुअल रिटर्न का फॉर्मेट अलग कर दिया जीएसटीआर 9, और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट अलग कर दिया, जो कि स्वाभाविक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। फॉर्मेट तो अलग अलग ही होना चाहिए, एनुअल रिटर्न का फॉर्मेट अलग होना चाहिए, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट अलग होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह समझो कि ये जो फॉर्मेट है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, मतलब ये अलग से कोई रिटर्न नहीं है, इसकी अलग से कोई ड्यू डेट नहीं होगी, इसका अलग से कोई मैनर नहीं होगा, कोई टाइम पीरियड नहीं होगा, इसका अलग से कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो? इसका कोई अलग से टाइम पीरियड नहीं होगा, इसका अलग से कोई मैनर नहीं होगा, इसका सिर्फ अलग से एक आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, दैट्स इट। फॉर्म अलग है, लेकिन इसका प्रोविजन वही है एनुअल रिटर्न वाला, इसका टाइम लिमिट वही है एनुअल रिटर्न वाला, इसको सबमिट करने का तरीका वही है, मैनर वही है एनुअल रिटर्न वाला। तो क्योंकि ये एनुअल रिटर्न का ही पार्ट है, तो इसे अलग मत समझो। प्रॉब्लम कहां आती है? जब आप रूल्स में जाके कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि रूल्स में सबमिशन की अलग से बात की गई है, लेकिन भाई साहब ये अलग से सबमिट भले ही आप कर रहे हो, भले ही आप इसे अलग से सबमिट कर रहे हो, है ये एनुअल रिटर्न का पार्ट। पहले आप रूल्स पे चलो, क्योंकि जब तक आप रूल्स पे नहीं जाओगे तब तक आपको वो क्लैरिटी नहीं आएगी। तो एक बार मैं आपको जीएसटीआर 9C का ये फंडा समझाने के लिए रूल्स में लेके चलता हूं। तो रिटर्न चैप्टर के ये रहा आपका रूल 80, जो एनुअल रिटर्न की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, वही की वही सारी की सारी बात बोली हुई है। क्या लिखा उसके बाद में? शेल फर्निश एन एनुअल रिटर्न फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44 इलेक्ट्रॉनिकली। तो मैनर क्या बता दिया? इलेक्ट्रॉनिकली। फॉर्म क्या बता दिया? जीएसटीआर 9 ऑन और बिफोर 31st डे ऑफ दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर थ्रू द कॉमन पोर्टल इधर डायरेक्टली और थ्रू अ फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर। तो मैनर बता दिया, फॉर्म बता दिया, टाइम बता दिया। टाइम क्या बता दिया? 31st ऑफ द दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फॉर्म बता दिया जीएसटीआर 9, और मैनर बता दिया इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन पोर्टल। ठीक है सर, ओके डन। ये हो गया आपका रूल 80 का सब रूल 1। अब है आपके पास में सब रूल 3। अब ध्यान से पढ़ना, देखो रूल 80 का सब रूल 3, जिसको लेकर सारी कंफ्यूजन है और जो डिस्कशन हमारा चल रहा था वो इसको लेकर चल रहा था। मैं आपको सेक्शन 44 सब सेक्शन 1 रीड विद रूल 80 सब रूल 3 और रीड विद सेक्शन 47, तीन चीजों को यहां पर लिंक करके क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। तीन चीजें कौन सी हैं सर? देखो, सेक्शन है 44 सब सेक्शन 1 एनुअल रिटर्न का, प्लस रूल है आपका रूल 80 सब रूल 3, रूल 80 सब रूल 3 प्लस कौन सा सर? सेक्शन 47 सब सेक्शन 2, सेक्शन 47 सब सेक्शन 2। ये है मेरा कंबाइंड एनालिसिस, और इससे हम कुछ कंक्लूड करके चलेंगे। ठीक है, इससे हम कुछ कंक्लूड करके चलेंगे। तो 44(1) तो मैंने आपको पढ़ा दिया। वहां क्या लिखा हुआ है कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इंक्लूड होगा एनुअल रिटर्न के अंदर। ओके सर। रूल 80 सब रूल 3 क्या बोल रहा है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन, वही फलाना 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 बाहर निकाल दिया। क्या लिखा कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज
एग्रीगेट टर्नओवर, क्या लिखा, हुज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 5 करोड़ रुपीज, एक्सीड्स 5 करोड़ रुपीज, यानी अप टू वाले बाहर निकल गए। हां सर, यही मैं आपको बता रहा था कि क्या सबको फर्निश करना है, इसलिए वहां पर शैल नहीं लिखा, मे लिखा। अगर आपको याद आया होगा तो पहला डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गया, पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि सर 44(1) में मे क्यों लिखा है। 44(1) में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को लेकर जो मे लिखा है वो क्यों लिखा है, वो आपको समझ में आ गया कि उसे मैंडेटरी इसलिए नहीं करा क्योंकि कुछ लोगों को बाहर निकालना था, तो उनको बाहर निकाल दिया। 5 करोड़ से नीचे वाले जो लोग हैं उनको सिर्फ 9 सबमिट करना है, 9C सबमिट नहीं करना। तो क्या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबको सबमिट करना है? द आंसर इज नो। जिनका एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड करता है 5 करोड़ रुपए को, उनको क्या करना है, कॉमा शैल। अब उनके लिए क्या लगा हुआ है, उनके लिए शैल लगा हुआ है। ऑल्सो फर्निश, ऑल्सो फर्निश। अब यहां ऑल्सो क्यों लिखा है, कोई बताएगा मुझे? यहां पर ऑल्सो क्यों लिखा है, फटाफट से बताएंगे। सर यहां पर ऑल्सो इसलिए लिखा है क्योंकि यह बोल रहा है इन एडिशन टू एनुअल रिटर्न। यहां पर ये जो ऑल्सो लिखा हुआ है, ये ऑल्सो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये बोल रहा है इन एडिशन टू एनुअल रिटर्न, मतलब एनुअल रिटर्न तो फर्निश करना ही है। ऑल्सो फर्निश अ सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिटर्न नहीं है, एज स्पेसिफाइड अंडर 44। मजे की बात ये देखो कि रूल खुद 44 का रेफरेंस दे रहा है, एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44 इन जीएसटीआर 9C along with also और along with दोनों चीजें आप देख सकते हो। वहां पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, also, यहां लिखा हुआ है along with the annual return referred to in sub rule 1 on or before the 31st day of December following the end of the financial year electronically on the common portal। सब कुछ वही का वही, इसकी भी तारीख 31st है, इसको भी 31 दिसंबर से पहले along with annual return, यानी एनुअल रिटर्न के साथ ही सबमिट करना है, एनुअल रिटर्न के साथ ही सबमिट करना है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है? द आंसर इज नो। अब पोर्टल की गड़बड़ है, पोर्टल की गड़बड़ है, और पोर्टल की गड़बड़ की वजह से क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। जीएसटीआर 9 अलग से सबमिट हो रहा है और 9C अलग से सबमिट हो रहा है। क्या करें भाई साहब, आप बताइए। क्या लॉ में कहीं पर भी लिखा है कि 9 और 9C अलग अलग सबमिट हो सकते हैं? ऑल्सो बता दिया, अलोंग विद। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए, इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए कि आपका 44(1) खुद बोल रहा है मे इंक्लूड, आपका 44(1) खुद बोल रहा है मे इंक्लूड, क्या बोल रहा है, मे इंक्लूड, और आपका रूल 80 सब रूल 3 खुद बोल रहा है मे इंक्लूड के साथ साथ अलोंग विद, अलोंग विद। तो मे इंक्लूड अलोंग विद, इन शब्दों का क्या मतलब होता है? सर इनका मतलब यह होता है कि जिस टाइम पर आप अपना R9 फर्निश करोगे उसी के साथ में, और नहीं एंड, उसी के साथ में क्या सबमिट हो जाना चाहिए, 9C भी सबमिट हो जाना चाहिए। लेकिन अब हो यह रहा है कि 9 अलग सबमिट हो रहा है और 9C अलग सबमिट हो रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि 9C को डिले कर रहे हैं। अब समझो प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को पहले समझेंगे और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। दिस इज द प्रॉब्लम। 9 तो उन्होंने टाइम पे सबमिट कर दिया। मजे की बात ये देखो, उनमें इतना ज्यादा दिमाग है कि 9 उन्होंने अप टू 31 दिसंबर फाइल कर दिया। उनको पता है कि भाई यार 9 मेरे को टाइम से पहले सबमिट करना है, मेरा लास्ट ड्यू डेट जो है वो 31 दिसंबर है, तो मैं 31 दिसंबर से पहले पहले जीएसटीआर 9 सबमिट कर देता हूं। तो 9 इन्होंने टाइमली सबमिट कर दिया, द आंसर इज यस। लेकिन क्या 9C सबमिट करा? द आंसर इज नो। 9C सबमिट नहीं करा क्योंकि 9C अलग से सबमिट हो रहा है। दिक्कत यह है। तो ये प्रॉब्लम किसकी है सर? ये प्रॉब्लम पोर्टल की है, जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया उनकी प्रॉब्लम, जिन्होंने वेबसाइट बनाई उनकी प्रॉब्लम। ये 9C भी 9 के साथ ही सबमिट होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा लॉ बोल रहा है। लॉ खुद बोल रहा है कि मे इंक्लूड, यानी कि पहली बात तो ये रिटर्न का पार्ट ही होना चाहिए था स्टेटमेंट, और अलोंग विद, क्योंकि रूल खुद बोल रहा है अलोंग विद। तो अलोंग विद का मतलब क्या है कि ये रिटर्न के साथ ही सबमिट होना चाहिए था। तो रिटर्न का पार्ट होना चाहिए था और रिटर्न के साथ ही सबमिट होना चाहिए था, लेकिन इसको बना भी अलग दिया और इसको सबमिट करने का ऑप्शन भी अलग से दे दिया, जिस कारण से लोगों ने इसे डिले करना शुरू कर दिया। यानी सर इसका मतलब यह हुआ कि इसे फाइल नहीं करा 31 दिसंबर तक, इसे दिसंबर के बाद में फर्निश करा। जी हां। तो अब सवाल क्या है सर? अब सवाल यह है कि क्या मैं यहां लेट फीस लगा सकता हूं? नाउ दिस इज द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। अब जो सवाल आ रहे हैं सबसे ज्यादा, वो सवाल क्या आ रहे हैं? अब सारे के सारे जीएसटी ऑफिसर एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या लेट फीस लगा दें?
9C के ऊपर सबकी एक ही क्वेरी है कि क्या मैं GSTR 9C के रेस्पेक्ट में लेट फीस लेवी करके चल सकता हूं। तो मैंने आपसे कहा कि जो 3 प्रोविजंस हम यहां पर लिंक करके पढ़ रहे हैं, 44(1) पढ़ रहे हैं, 83 पढ़ रहे हैं, 47(2) पढ़ रहे हैं, तो जंप करके जाना है कहां पर? 47(2) पर, क्योंकि 44(1) देख लिया, रूल 80 सब रूल 3 देख लिया, अब जाना है 47 पर। तो चलो चलते हैं 47 पर और देखते हैं कि सेक्शन 47 क्या बोल रहा है। ये रहा आपका सेक्शन 47 और ये रहा उसका सब सेक्शन नंबर 2। मेरे साथ में सभी जने रीड करेंगे, देखेंगे क्या लिखा है। लिखा है कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन who fails to furnish the return required under section 44, the return required under section 44, section 44 के रिटर्न की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? Any registered person who fails to furnish return required under section 44 by the due date shall be liable to pay a late fees. Shall be liable to pay a late fees of 100 rupees for every day during which such failure continues, subject to a maximum of an amount calculated at a 0.25% of his turnover in the state or duty. तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 0.25% का मतलब क्या होता है? 0.25% ऑफ टर्नओवर। तो ये हो गई अपर कैप। ये उसी तरीके से जिस तरीके से ऊपर 5000 की अपर कैप लगा रखी थी सब सेक्शन 1 के अंदर, अगर आपको याद हो तो वहां पर अपर कैप कितनी थी? एक्ट की बात कर रहा हूं मैं। देखो मैंने पहले भी बताया आपको कि रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस के प्रोविजंस हम पढ़ेंगे जब हम सेक्शन 47 पर आएंगे इंडिपेंडेंटली। अभी तो हम सेक्शन 47 पे जंप कर करके आ रहे हैं क्योंकि हम इंटरलिंक करके पढ़ रहे हैं। अभी तक मैं सेक्शन 47 पर इंडिपेंडेंटली नहीं आया, अभी तो मैं सेक्शन 44 पर हूं। तो 47 पर आऊंगा तब तो मैं रैशनलाइजेशन पढ़ाऊंगा आपको पूरा का पूरा। लेकिन आप यह समझ लो कि एक्ट में क्या लिखा है। एक्ट में लिखा है 100 रुपीज पर डे एवरी डे, यानी 100 रुपए रोज का। तो जिस दिन से ड्यू डेट यानी 1 जनवरी से 100 रुपए रोज का लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 31st डे आपके पास में ड्यू डेट होने वाली है। तो 31st डे तक अगर आपने फर्निश नहीं करा तो 1 जनवरी से 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, लेकिन कितना 100 रुपए? तो मैक्सिमम क्या बोल दिया? टर्नओवर का कितना परसेंट? 0.25%। अब 0.25% ऑफ इस टर्नओवर, और टर्नओवर एग्रीगेट है या इन स्टेट और यूटी है? कॉमन सेंस लगाओ, यहां पर क्या आना चाहिए था? यहां पर इन स्टेट और यूटी ही आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि लेट फीस जो लगाओगे वो किस पे लगाओगे? पूरे पैन नंबर पे लगा दोगे क्या? नहीं सर, लेट फीस उस जीएसटी वाले के लिए लगाएंगे जो डिले कर रहा है। तो सर जब हमने 44(2) देखा, हम यही तो अभी एनालाइज कर रहे थे पीछे कि हमें जो 3 प्रोविजन देखने हैं वो 3 प्रोविजन कौन से देखने हैं? सर हमें जो 3 प्रोविजन देखने हैं वो देखने हैं 47(2), 44(1) और 83। अब हम तीनों देख चुके हैं। जब मैंने 47(2) देखा, सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 देखा, इसने बोला कि साहब रिटर्न जो रिक्वायर्ड है 44 में, उसका अगर आप डिले कर रहे हो तो फेल्स टू फर्निश द रिटर्न। क्या यहां पर लिखा है फेल्स टू फर्निश द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? क्या यहां पर लिखा है फेल्स टू फर्निश द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? बताओ। नहीं सर, यहां पर नहीं लिखा फेल्स टू फर्निश अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पहली बात। दूसरी बात कि जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करना था वो भी 31st से पहले ही करना था। द आंसर इज यस। और दूसरी बात कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या चीज है? क्या वो रिटर्न है? द आंसर इज नो। तो क्या मैं उस पर लेट फीस लगा सकता हूं सेक्शन नंबर 47 सबसेक्शन 2 से? अगर मैं उस पर लेट फीस लगा सकता हूं तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आप 2 मिनट के लिए इसका ओपिनियन देते हो हां सर लग सकती है, तो बहुत ध्यान से सुनना कि लेट फीस उस पर क्यों लगेगी। लेट फीस उस पर तभी लगेगी जब आप फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट ये मान के चलते हो कि वो एनुअल रिटर्न का पार्ट था। क्योंकि सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 ने क्या बोला था? सेक्शन 44 सबसेक्शन 1 ने बोला था कि एनुअल रिटर्न मे इंक्लूड अ सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो अगर आप उसको एनुअल रिटर्न का पार्ट मानते हो, क्योंकि आपने बोला मे इंक्लूड, आपने क्या बोला? मे इंक्लूड, तो हां फिर तो आप लेट फीस लगा सकते हो ये बोलकर कि भाई वो रिटर्न का ही पार्ट है, उसे अलग से अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कुछ है नहीं, तो उसको रिटर्न का पार्ट मान के ही माना जाएगा कि रिटर्न का ही एक पार्ट आपने डिले कर दिया। क्या माना जाएगा कि भाई रिटर्न के 2 पार्ट हैं, एक है 9, एक है 9C। 9 भले आपने टाइम से सबमिट कर दिया हो, क्योंकि 9C भी रिटर्न का ही पार्ट है, तो 9C के डिले पर भी लेट फीस लगेगी। एक स्कूल ऑफ थॉट आपका यह निकल कर आता है जो मुझे ज्यादा सही लगता है
दिस इज अ मोर अप्रोप्रिएट स्कूल ऑफ थॉट। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये निकल कर आता है कि भाई साहब वो है एक स्टेटमेंट, वो है एक स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट के रेस्पेक्ट में टाइम लिमिट अलग से रूल 80 सब रूल 3 में दे रखी है। हालांकि वहां लिखा हुआ है अलोंग विद और ऑल्सो, तो दोनों शब्द लिखे हैं, ऑल्सो और अलोंग विद। तो लॉ के हिसाब से तो वो किसका पार्ट ही होना चाहिए था? एनुअल रिटर्न का पार्ट ही होना चाहिए था। तो कुछ जने यहां पर ये बोल सकते हैं कि अगर उसे एनुअल रिटर्न का पार्ट नहीं मानते हैं, अगर उसे एनुअल रिटर्न का पार्ट नहीं मानते हैं, तो क्या मैं उस पर लेट फीस लगा सकता हूं? द आंसर इज नो। यानी मेरे पास में यहां पर अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, हर इंसान अलग तरीके से यहां पर सोच रहा है। मैंने आपको बताया कि एक इंसान क्या सोच रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि तीसरा क्या सोच रहा है। यहां पर 3 बातें निकल कर आएंगी। बात नंबर 1 कि साहब पार्ट ऑफ एनुअल रिटर्न, पार्ट ऑफ एनुअल रिटर्न। अब अगर वो एनुअल रिटर्न का पार्ट आप मानते हो तो सिचुएशन के अंदर क्या मैं यहां पर लेट फीस लेवी कर सकता हूं? द आंसर इज यस, आप यहां पर लेट फीस लेवी कर सकते हो। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या मानूंगा मैं? नॉट पार्ट ऑफ एनुअल रिटर्न, नॉट पार्ट ऑफ एनुअल रिटर्न। तो उस सिचुएशन में क्या मैं यहां पर लेट फीस लेवी कर सकता हूं? द आंसर इज नो, आप वहां पर लेट फीस लेवी नहीं कर सकते। और तीसरा स्कूल ऑफ थॉट, अब मजे की बात सुनो, कि मैं इसे लेट फीस लेवी नहीं कर सकता। ये तो कंफर्म हो गया कि मैं लेट फीस तो लेवी नहीं कर सकता, लगा तो नहीं सकता। मैं अपने आप से कोई नया प्रोविजन नहीं बना सकता। मैं लेजिस्लेचर नहीं हूं, मैं गवर्नमेंट नहीं हूं कि मैं जबरदस्ती अपने अंदर से ही निकाल लूं कोई इंटरप्रिटेशन और मैं अपने हिसाब से ही नया प्रोविजन बना दूं और लेट फीस लेवी कर दूं। आप नया प्रोविजन नहीं बना सकते। आप पार्लियामेंट नहीं हो, आप गवर्नमेंट नहीं हो, आप एग्जीक्यूटर हो। एग्जीक्यूटर का काम होता है मुंह बंद करके जो लिखा है उसको कंप्लाई करना। वो ये नहीं कर सकता कि वो खुद से ही नया प्रोविजन बना के कह दे कि साहब मैं तो लगाऊंगा लेट फीस। ओके सर, नाउ व्हाट इज द थर्ड ओपिनियन? द थर्ड ओपिनियन इज कि यहां पेनल्टी लगनी चाहिए। दिस इज द थर्ड स्कूल ऑफ थॉट, यहां पर पेनल्टी लगनी चाहिए। और वो भी यही मान रहे हैं कि इट इज नॉट पार्ट ऑफ, वो भी यही मान रहे हैं कि नॉट पार्ट ऑफ एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न का पार्ट नहीं है। तो लेट फीस लेवी छोड़ो, वो कह रहे हैं कि पेनल्टी लेवी होनी चाहिए, पेनल्टी लेवी होनी चाहिए। अब बताओ पेनल्टी लेवी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और पेनल्टी कौन सी? जनरल पेनल्टी। जनरल पेनल्टी कौन सी पेनल्टी होती है? जनरल पेनल्टी वो पेनल्टी होती है, मैं आपको दिखा भी देता हूं लॉ में कहां लिखा है, जो कि तब लगाई जाती है जब कोई दूसरी पेनल्टी एप्लीकेबल ना हो। तो सेक्शन नंबर 125 और सेक्शन नंबर 126 दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 125 बोलता है एनी पर्सन कॉमा हु कॉन्ट्रावेंस, हु कॉन्ट्रावेंस। देखो किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया? कॉन्ट्रावेंस। कॉन्ट्रावेंस मतलब जो प्रोविजन है उस प्रोविजन को तोड़ना। कॉन्ट्रावेंस का मतलब होता है उसका पालन ना करना, उस प्रोविजन को तोड़ना, कॉन्ट्रावेंस। एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर, क्या बोल दिया? एनी पर्सन कॉमा हु, और मजे की बात देखो एनी पर्सन, तो सोचो यार रजिस्टर्ड पर्सन नहीं, या आप भी कवर हो गए या मैं भी कवर हो गया। यानी सर 125 की जनरल पेनल्टी आप पर और मेरे पे भी लगाई जा सकती है। द आंसर इज यस, या आप पर और मेरे पर भी लगाई जा सकती है अगर हम कोई ना कोई ऐसा ऑफेंस कर दें जो 125 में कवर होता है। तो 125 बोलता है कि कोई भी इंसान जो कॉन्ट्रावेन करता है प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर को, फॉर विच नो पेनल्टी इज सेपरेटली प्रोवाइडेड फॉर इन दिस एक्ट, मतलब जिसके लिए अलग से कोई पेनल्टी प्रिस्क्राइब नहीं कर रखी। इस पूरे कानून के अंदर हमें बहुत सारे ऑफेंसेस बताए गए और उन ऑफेंसेस के लिए पेनल्टीज भी बताई गई। लेकिन अगर वहां पर कोई ऐसा कॉन्ट्रावेंशन छूट जाए तो यहां कवर हो जाएगा। क्या बोल दिया? फॉर विच नो पेनल्टी इज सेपरेटली प्रोवाइडेड फॉर इन दिस एक्ट कॉमा शैल बी लाइबल टू अ पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू 25,000 रुपीज। तो विच में एक्सटेंड टू, एक्सटेंड टू का मतलब है मैक्सिमम 25,000 ही लगानी है, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। एक्सटेंड टू 25,000 का मतलब है कि मैक्सिमम 25,000 लगा सकते हो। अगर आपको लगता है 5,000 काफी है तो 5,000, लगता है 2,000 काफी है तो 2,000, 10,000 काफी है तो 10,000। लेकिन जनरल पेनल्टी से भी इंपॉर्टेंट है जनरल डिसिप्लिन रिलेटेड टू पेनल्टी, चाहे फिर वो कोई सी भी पेनल्टी हो,
पूरे एक्ट में अगर आप कोई भी पेनल्टी किसी पर लगा रहे हो तो पहले समझ लो कि उस पेनल्टी को लेकर जनरल डिसिप्लिन क्या दे रखे हैं। सेक्शन 126 का सबसेक्शन 1 बोलता है नो ऑफिसर अंडर दिस एक्ट, नो से शुरुआत हो रही है, काय से शुरुआत हो रही है, नो ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल इंपोज एनी पेनल्टी फॉर माइनर ब्रीचेस ऑफ टैक्स रेगुलेशंस और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स and in particular any omission or mistake in documentation which may easily rectifiable and made without fraudulent intent or gross negligence। क्या बोल दिया? बोल दिया कि अगर कोई भी माइनर ब्रीच हो रहा है, क्या बोल दिया? अगर कोई भी माइनर ब्रीच हो रहा है, तो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो किया गया माइनर ब्रीचेस। माइनर ब्रीचेस, माइनर ब्रीचेस किसके? टैक्स रेगुलेशन के और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट के, एंड इन पर्टिकुलर कोई भी ओमिशन या मिस्टेक जो डॉक्यूमेंटेशन में करी हो एंड जो इजीली रेक्टिफिएबल हो, एंड मेड विदाउट फ्रॉड्यूलेंट इंटेंट और ग्रॉस नेग्लिजेंस। ठीक है सर। फिर नीचे लिखा एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन में लिखा कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, यानी सबसेक्शन 1 के लिए, क्लॉज ए, अ ब्रीच शैल बी कंसीडर्ड अ माइनर ब्रीच इफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड इज लेस देन 5,000 रुपीज। यानी अगर 5,000 रुपए से कम का टैक्स इन्वॉल्व्ड है, क्या बोला? अगर 5,000 रुपए से कम का टैक्स इन्वॉल्व्ड है तभी वो माइनर ब्रीच बनेगा। तो सोचो, माइनर ब्रीच को डिफाइन कर दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि माइनर ब्रीच को क्या कर दिया? यहां पर डिफाइन कर दिया। यानी आपके हिसाब से माइनर ब्रीच नहीं सोचा जा सकता, मेरे हिसाब से माइनर ब्रीच का मतलब नहीं सोचा जा सकता। माइनर ब्रीच का मतलब वो ब्रीच जहां पर अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड इज लेस देन 5,000। लेस देन 5,000 का मतलब हो गया कि फिक्स 5,000 भी नहीं होना चाहिए। तो अप टू क्या हो गया? अप टू 4,999, अप टू 4,999 दिस इज योर माइनर ब्रीच। कोई शक, कोई सवाल? नहीं सर। अब मुझे बताओ कि क्या ये जो पेनल्टी आप जीएसटीआर 9C के रेस्पेक्ट में लगाने को कर रहे हो, क्या ये कोई मिस्टेक अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड है? क्या ये एरर इन डॉक्यूमेंटेशन है? क्या ये ओमिशन और मिस्टेक इन डॉक्यूमेंटेशन है? द आंसर इज नो। तो यहां तो कांटा लगा दो आप सबसे पहले तो। एंड मेड विदाउट, अब देखो यहां पर दो चीजें हैं। दो चीजें ये हैं कि पहला है माइनर ब्रीचेस ऑफ टैक्स रेगुलेशन और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, एंड इन पर्टिकुलर एनी ओमिशन और मिस्टेक इन डॉक्यूमेंटेशन विच इज इजीली रेक्टिफिएबल। एंड तो दो एंड है। पहला एंड क्या कर रहा है? दो चीजों को अलग कर रहा है। टैक्स रेगुलेशन और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट में कोई भी माइनर ब्रीच करना, और पर्टिकुलर में कोई भी ओमिशन या मिस्टेक करना डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। और दोनों को कंबाइंडली एंड लगाकर क्या लिखा कि दोनों ही केसेस में जहां पर मैं टैक्स रेगुलेशन या प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट में अगर मैं ब्रीच कर भी रहा हूं, किस नेचर का? माइनर नेचर का, तो वहां पर भी क्या इंपॉर्टेंट है? सिर्फ 5,000 का अमाउंट इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है भाई, वहां पर मेंस रिया होना जरूरी है, मतलब फ्रॉड्यूलेंट इंटेंट होना जरूरी है। 5,000 से कम का ब्रीच होना चाहिए और साथ ही साथ उसका फ्रॉड्यूलेंट इंटेंट भी होना चाहिए। मतलब अगर 5,000 से कम का है और फ्रॉड्यूलेंट इंटेंट नहीं है तो क्या मेरे पे पेनल्टी लगाई जा सकती है? द आंसर इज नो, मेरे पे पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। मुझे बताओ अब ये कि 9C जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है? पहले तो ये बताओ सर। वो तो एनुअल रिटर्न का पार्ट है जो आपको 31 तारीख से पहले सबमिट करना था। तो मुझे बताओ, क्या मैं 31 तारीख के बाद सबमिट कर ही नहीं सकता उसको? बताओ मुझे। सेक्शन 44 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि एनुअल रिटर्न को आप 3 साल तक डिले कर सकते हो। बोलता है कि नहीं बोलता है? पहले मुझे बताओ। अभी अभी मैंने आपको बताया कि एनुअल रिटर्न सेक्शन 44 सबसेक्शन 2 हम पढ़कर आए। उसने क्या बोला कि ड्यू डेट से यानी 31 दिसंबर से 3 इयर्स के अंदर अंदर आप फाइल कर सकते हो, उसके बाद अलाउ नहीं करेंगे, अवेलेबल ही नहीं होगा फर्निश करने के लिए। पहले बताओ ये सुनो, मुझे इस बात का जवाब दो कि क्या सेक्शन 44(2) मुझे डिले करना अलाउ नहीं करता? क्या डिले अलाउ नहीं है? प्रोविजन के अंदर, खुद ब खुद प्रोविजन के अंदर क्या डिले अलाउ नहीं है? अब आप अगर यह कहते हो कि सर वो डिले तो रिटर्न का डिले है और हम इसे पार्ट ऑफ रिटर्न मानते ही नहीं है, हम तो कहते हैं नॉट पार्ट ऑफ एनुअल रिटर्न, तो मुझे बताओ कि अगर वो पार्ट नहीं है एनुअल रिटर्न का तो भाई साहब उस पर वो डिले एप्लीकेबल ही नहीं होना चाहिए, और एप्लीकेबल ही नहीं होना चाहिए तो 31 दिसंबर के बाद आप उसे एक्सेप्ट ही मत करो ना। आप उसे एक्सेप्ट ही क्यों कर रहे हो? पोर्टल पे ब्लॉक कर दो ऑप्शन कि 31 दिसंबर के बाद में हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाओगे ना
तो जज क्या देखेगा? जज ये देखेगा कि जब प्रोविजन खुद ही अलाउ कर रहा है, पोर्टल आपका खुद ही डिले अलाउ कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रावेंशन कैसे हुआ? फिर वो कॉन्ट्रावेंशन कैसे हुआ? कॉन्ट्रावेंशन तो तब हुआ ना जब आपने अलाउ नहीं कर रखा था और उसके बाद भी उसने डिले कर दिया। अगर आप लोगों ने अलाउ नहीं कर रखा है, आपने खुद बोल रखा है भाई डिले नहीं कर सकते, डिले यहां पर परमिसिबल नहीं है, तो अगर वो डिले करता है तो आप पेनल्टी लगाओगे। लेकिन जब आप 44(2) में खुद बोल रहे हो कि डिले परमिसिबल है, तो आप लेट फीस लगाओगे, पेनल्टी नहीं लगाओगे। पेनल्टी तो लगा ही नहीं सकते, पेनल्टी तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि पहला चैलेंज तो ये हो जाएगा कि ये कॉन्ट्रावेंशन है कि भी नहीं है, क्योंकि हु कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो कॉन्ट्रावेंस मतलब कि आपने कुछ तोड़ा है, कोई ना कोई कानून तोड़ा है। तो क्या मैंने कोई कानून तोड़ा? हां सर, आपने रूल 80 सब रूल 3 तोड़ दिया। आपने रूल 80 सब रूल 3 तोड़ दिया, क्योंकि रूल 80 सब रूल 3 बोल रहा था कि 31 दिसंबर से पहले फर्निश करना। तो मैंने कहा जी साहब, अगर रूल 80 सब रूल 3 ये बोल रहा था कि 31 दिसंबर से पहले सबमिट करना, तो फिर बाद में लेते ही नहीं। 31 दिसंबर खत्म होती रात की 12 बजे ब्लॉक कर देते कि आप सबमिट कर ही नहीं सकते साहब। तो आपका रूल 80 सब रूल 3 उसे बाद में सबमिट करना अलाउ भी तो कर रहा है। और मैंने आपसे सबसे पहला सवाल ही क्या पूछा था कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लेट फीस एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ पेनल्टी। लेट फीस का मतलब होता है टू मेक द डिफॉल्ट गुड। तो सोचो कि अगर आप उसको सबमिट ले रहे हो, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो 31 दिसंबर के बाद भी एज पर रूल 80 सब रूल 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर पेनल्टी लगनी चाहिए थी कि लेट फीस लगनी चाहिए थी? If you are accepting the reconciliation statement after 31st of December, then what you are doing exactly? You are exactly making the default good. You are accepting that statement even after 31st of December. It means you are making the default good. वो एक डिफॉल्ट है, लेकिन वो डिफॉल्ट गुड हो गया अगर आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। और अगर वो गुड हो गया तो लेट फीस लगाओ ना, तो लेट फीस लगाओ, फिर उसको एनुअल रिटर्न का पार्ट मानो। अगर एनुअल रिटर्न का पार्ट नहीं है तो लेट फीस नहीं लग सकती। और अगर लेट फीस नहीं लग सकती तो क्या पेनल्टी लग सकती है? पेनल्टी भी नहीं लग सकती। पेनल्टी इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि पहला चैलेंज तो पेनल्टी लगाने में यह आ जाएगा कि यह कॉन्ट्रावेंशन नहीं है। कॉन्ट्रावेंशन तो तब होता जब मैं उसे फर्निश कर ही नहीं सकता था 31 दिसंबर के बाद, तो प्रॉपर ऑफिसर मेरे को पकड़ता और कहता कि देख, तूने तेरा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट नहीं करा, अब लगाएंगे तेरे पे पेनल्टी। तेरे को करना था, तूने नहीं करा टाइम से पहले, बाद में तू कर नहीं सकता, हमने तेरे को पकड़ लिया, तो पकड़ लिया तो अब पेनल्टी भरने को तैयार हो जा। पेनल्टी कब लगाई जाती है? पेनल्टी सुधारने के लिए लगाई जाती है जब आप पकड़ते हो। अगर आपने उसे पकड़ लिया और कोई ऑप्शन नहीं था उसके पास में, अब आप सोचो कि अगर लाल बत्ती पर आपको रुकना है सड़क के ऊपर और आप नहीं रुक रहे हो और ट्रैफिक पुलिस वाले ने, हवलदार ने अगर आपको वहां पकड़ लिया, तो वो चालान काटेगा। चालान क्यों काट रहा है? ये चालान क्यों काट रहा है बताओ? उसको पकड़ा, चालान काटा, इसका नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस? इज इट अ लेट फीस और अ पेनल्टी? अगर वो वहां पर उस पर पेनल्टी लगा रहा है क्योंकि अदरवाइज उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, क्या उसके पास में वहां से बच के निकलने का कोई ऑप्शन है? नहीं है। बट क्या यहां पर ऑप्शन है 31 दिसंबर के बाद भी सबमिट करने का? हां सर, पोर्टल तो एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर आपका पोर्टल उसे एक्सेप्ट कर रहा है 31 दिसंबर के बाद भी, इसका मतलब क्या है कि बच के निकलने का दूसरा रास्ता भी है। अगर मैं 31 दिसंबर तक नहीं भर पाया तो क्या मेरे पास में दूसरा रास्ता भी है बच के निकलने का? हां सर, बच के निकलने का दूसरा रास्ता भी है। तो अगर दूसरा रास्ता बच के निकलने का है तो फिर आप पेनल्टी नहीं लगा सकते। वहां पर जो ट्रैफिक हवलदार ने पकड़ लिया, उसको लाल बत्ती पर वो नहीं रुका था, तो उस इंसान के पास अब कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, उसको वहां पर वो चालान भरना पड़ेगा, वो पेनल्टी देनी पड़ेगी। दैट इज इन द नेचर ऑफ पेनल्टी, ताकि उसको देखकर बाकी लोग गलती ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि पेनल्टी जो होती है वो क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है? वो पनिशमेंट है। और पनिशमेंट क्यों दी जाती है? ताकि दूसरे लोगों को एग्जाम्पल सेट करा जाए कि अगर आपने भी गलती करी तो आप पे भी पेनल्टी लगाएंगे। लेट फीस का नेचर वो नहीं होता। लेट फीस कोई पनिशमेंट नहीं है। लेट फीस इज मेकिंग द डिफॉल्ट गुड, इंटरेस्ट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड पेनल्टी इज द पनिशमेंट। आई होप आपको तीनों के बीच में अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा और यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मैं इसे किसी भी तरीके से कॉन्ट्रावेंशन बोल सकता हूं? द आंसर इज नो। और अगर आप जनरल डिसिप्लिन टू पेनल्टी भी देखते हो तो क्या ये यहां पर मेंस रिया है? द आंसर इज नो।
यहां मेंस रिया नहीं है, यहां पर कोई फ्रॉड्यूलेंट इंटेंट नहीं है मेरा। और मजे की बात 9C के अंदर तो टैक्स इन्वॉल्व्ड है ही नहीं, तो ये कौन सा ब्रीच हुआ? सोच के देखो, माइनर ब्रीच का मतलब क्या था? माइनर ब्रीच तो वो ब्रीच है ना जहां पर टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व्ड हो। टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व्ड जीएसटीआर 9 में होता है, 9C में होता ही नहीं है। मजे की बात, वो तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है बस। तो जो माइनर ब्रीच है कि टैक्स इन्वॉल्व्ड इज लेस देन 5,000 रुपीज, तो क्या ये माइनर ब्रीच की कैटेगरी में आएगा? द आंसर इज नो। ये तो प्रोसीजरल लैप्स है, ये माइनर ब्रीच है ही नहीं। तो आप वैसे भी बाहर निकल जाओगे, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है कि अगर प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट में माइनर ब्रीच है, तो माइनर ब्रीच तो है ही नहीं ना। ये तो माइनर ब्रीच भी नहीं है, क्योंकि यहां पर तो टैक्स इन्वॉल्व है ही नहीं। सोचो, तो ये तो मतलब ब्रीच की कैटेगरी में ही नहीं आ रहा, ये तो आपके माइनर ब्रीच की कैटेगरी में नहीं आता। तो सर क्या ये मेजर ब्रीच है? तो मेजर ब्रीच तो तब होता है ना जब टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व हो, तभी तो डिटरमाइन होगा कि भाई 5,000 से ऊपर मेजर ब्रीच, 5,000 से नीचे माइनर ब्रीच। लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्योंकि इसमें टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व ही नहीं है, तो ये ब्रीच की कैटेगरी में ही नहीं आएगा, ये कोई ब्रीच है ही नहीं, ये सिर्फ एक तरीके का डिले है। तो मेरा हम्बल सबमिशन यह है कि यहां पर यह एनुअल रिटर्न का पार्ट है और यहां पर लेट फीस लेवी होनी चाहिए, ना कि पेनल्टी लेवी होनी चाहिए। ये मेरा हम्बल सबमिशन है जो मैंने आपको समझा दिया। तो जो तीसरा स्कूल ऑफ थॉट है, दैट इज टोटली एन इनकरेक्ट स्कूल ऑफ थॉट। यहां पर मेरे हिसाब से तो आपके पास पेनल्टी लेवी नहीं होनी चाहिए, और आप ये भी नहीं बोल सकते कि साहब लेट फीस लेवी नहीं होगा, क्योंकि ये एनुअल रिटर्न का पार्ट अगर मान रहे हो तो लेट फीस लेवी होगी। तो ये बोलना कि एनुअल रिटर्न का पार्ट नहीं है, ये भी अपने आप में गलत बात है। साहब ये एनुअल रिटर्न का पार्ट भी है, आपने इसे फर्निश करने में डिले करा, यहां पर आपको लेट फीस लेवी करके चलनी पड़ेगी। अब आपका वेबसाइट क्या करती है, कॉमन पोर्टल क्या करता है और वो किस तरीके से कंप्यूटेशन करता है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने लॉ के प्रोविजंस यहां पर आपके सामने प्रूव कर दिए, क्लियर कट तरीके से आपको समझा दिया कि रूल 80 सब रूल 3 में भी लिखा हुआ है अलोंग विद और ऑल्सो, वहां पर भी ऑल्सो और अलोंग विद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और आपका जो मेन स्टैट्यूट है, एक्ट है आपका 44(1), वहां पर भी मे और मे इंक्लूड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसी के साथ आपका एनुअल रिटर्न You bitches, you are way too naive. When I think about you, I can even get no sleep.